सूची किसी कंपनी में 3 लोग मिलकर एक बड़ा प्रोजेक्ट सफल बनाते हैं। एक है स्ट्रैटेजिस्ट जो पूरा प्लान बनाता है। बिल्कुल। दूसरा है इन्वेस्टर जो सारा पैसा और रिसोर्स लगाता है। और तीसरा है सेल्स हेड जो जमीन पर उतरकर डील क्लोज करता है। हाँ, जो असल में काम को अंजाम देता है। तो अब सवाल ये है कि सफलता का सबसे बड़ा श्रेय किसे मिलना चाहिए? और ये सवाल आज का नहीं है, ये सदियों पुराना है और इसका एक बहुत ही दिलचस्प जवाब राजा विक्रमादित्य की एक कहानी में छिपा है। और आज हम उसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं। हाँ, ये उज्जैन के राजा महाबल के समय की एक कथा है। अब देखिए, ऊपर से देखने में तो ये एक विवाह, अपहरण और बचाव की कहानी लगती है। बिल्कुल। लेकिन असल में ये कहानी इस बात पर है कि हम किस चीज को ज्यादा मूल्य देते हैं, ज्ञान को, साधन को, या फिर हिम्मत भरे काम को। तो चलिए आज इसी कहानी की परतों को खोलते हैं, समझते हैं कि एक पारिवारिक दुविधा कैसे एक बड़े संकट में बदलती है। और अंत में हमें न्याय और योगदान के मूल्य पर सोचने के लिए मजबूर कर देती है। तो कहानी शुरू होती है उज्जैन से। राजा थे महाबल। हाँ। उनके एक दूत थे, हरिदास। हाँ। उनकी एक बेटी थी, महादेवी, बहुत सुंदर और गुणी। और जब महादेवी विवाह के योग्य हुई तो हरिदास की चिंता बढ़ना स्वाभाविक था। हाँ, और हमें उस समय के समाज को भी ध्यान में रखना होगा। एक पिता के लिए बेटी का विवाह सिर्फ एक पारिवारिक आयोजन नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो सबसे बड़ा कर्तव्य और सम्मान का प्रश्न था। एक योग्य वर खोजना जो कुल, गुण और सामर्थ्य में बराबर हो, ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी जिम्मेदारियों में से एक था। सही कहा। तो हरिदास की चिंता सिर्फ एक पिता की नहीं, बल्कि उस पूरे सामाजिक ढांचे का प्रतिबिंब है। बिल्कुल। तो इसी चिंता के बीच राजा महाबल हरिदास को किसी काम से दूसरे राज्य भेज देते हैं। अब हरिदास घर से तो दूर हैं, पर दिल में बेटी के भविष्य की फिक्र लिए घूम रहे हैं। और यही कहानी में पहला मोड़ आता है। जिस राज्य में वो गए थे, वहां उनकी मुलाकात एक ब्राह्मण से होती है और वो एक बहुत ही अनोखा प्रस्ताव रखता है। दिलचस्प बात यह है कि वो सिर्फ ये नहीं कहता कि मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। नहीं, वो एक तरह का डेमो देता है, अपनी यूएसपी दिखाता है। वो हरिदास से कहता है, मेरे पास एक ऐसा रथ है जिस पर बैठकर आप जहां चाहें पलक झपकते ही पहुंच सकते हैं। मतलब आज की भाषा में अगर सोचें तो हाँ, जैसे कोई सुपरफास्ट ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी हो। बिल्कुल, एक ऐसा साधन जो समय और दूरी को ही खत्म कर दे। ये कोई छोटी बात तो नहीं थी। बिल्कुल नहीं, ये उस युग के हिसाब से एक सुपर पावर थी। ये सिर्फ एक वाहन नहीं, ये शक्ति का प्रतीक था। सही। और हरिदास शायद यही सोचते हैं कि जिसके पास ऐसी शक्ति है, वो उनकी बेटी को हर मुश्किल से बचा लेगा। वो बहुत प्रभावित हो जाते हैं और वो तुरंत हाँ कह देते हैं। दोनों उसी रथ पर बैठते हैं और जैसा वादा किया गया था, एक घड़ी में उज्जैन वापस। क्या बात है। एक झटके में सबसे अच्छी डील मिल गई। लेकिन उन्हें क्या पता था कि घर पर उनका इंतजार एक बहुत बड़ी उलझन कर रही थी। और जीवन में अक्सर यही होता है, जब हमें लगता है कि हमने एक समस्या का ताला खोल दिया है, तभी पता चलता है कि दरवाजे के पीछे 3 और ताले लगे हुए हैं। बिल्कुल। आपने सही कहा। हरिदास जब घर पहुंचते हैं तो उन पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ता है। उन्हें पता चलता है कि उनकी गैर मौजूदगी में उनके बेटे ने महादेवी का वचन किसी और को दे दिया है। अच्छा। और उनकी पत्नी ने किसी तीसरे को। अरे बाप रे। अब सोचिए हरिदास की हालत। वो एक योग्य वर ढूंढकर लाए हैं और यहाँ पहले से 2 और दावेदार मौजूद हैं। ये क्लासिक धर्म संकट है। ये सिर्फ एक डायलेमा नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। धर्म संकट का मतलब है जहां हर रास्ता सही भी लगता है और गलत भी। यहाँ 3 वचन है, पिता का, भाई का और माँ का। अब सवाल ये उठता है कि किसका वचन ज्यादा महत्वपूर्ण है। सही बात है। उस समाज में पिता का वचन सर्वोपरि माना जाता था, लेकिन क्या माँ और भाई के वचन का कोई मूल्य नहीं था? और उन्होंने भी तो अपनी समझ से बेटी या बहन के लिए सबसे अच्छा ही सोचा होगा। बिल्कुल, ये एक तरह का पारिवारिक गतिरोध था। हरिदास इसी सोच में डूबे थे कि कन्या 1 है, वर 3 है, अब मैं क्या करूं? कोई आसान हल नजर ही नहीं आ रहा था। और जब लगता है कि हालात इससे ज्यादा बुरे नहीं हो सकते, तभी असलियत आपके दरवाजे पर दस्तक देती है। इस मामले में तो एक राक्षस ही दरवाजा तोड़कर अंदर आ गया। बिल्कुल, अचानक एक भयानक राक्षस आता है और सबके देखते देखते महादेवी को उठाकर विंध्याचल पर्वत की ओर उड़ जाता है। ओहो। पल भर में सब कुछ बदल गया। अब ये मामला वचन या वादे का नहीं रहा, अब ये महादेवी के जीवन को बचाने का हो गया था। सारी बहस, सारे धर्म संकट एक तरफ रह गए और एक साझा दुश्मन सामने खड़ा था। और यहीं पर उन तीनों वरों के असली गुणों की परीक्षा होती है। हाँ,
और कहानी का ये हिस्सा बहुत दिलचस्प है क्योंकि संकट के समय ये तीनों एक टीम की तरह काम करते हैं। सही। उनमें से कोई ये नहीं कहता कि ये मेरी समस्या नहीं है या मैं क्यों अपनी जान जोखिम में डालूं। वे सब एक साथ आते हैं। ये कहानी का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। हाँ, आज की भाषा में कहें तो एक क्रॉस फंक्शनल टीम बन गई। बिल्कुल, जिसमें हर सदस्य के पास एक अनोखा स्किल सेट था। चलिए इसको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले पहला वर, जो एक ज्ञानी था, वो अपनी विद्या का उपयोग करता है। हरिदास उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, और वो अपनी ज्ञान दृष्टि से तुरंत बता देता है कि एक राक्षस कन्या को उड़ा ले गया है और वो इस समय विंध्याचल पर्वत पर है। ये है ज्ञान, यानी नॉलेज। किसी भी समस्या को हल करने का पहला कदम है उसे समझना, उसका विश्लेषण करना, उसकी जड़ तक पहुंचना। बिल्कुल, ये जानकारी ही एक्शन का आधार बनती है। बिना इस जानकारी के कि कन्या कहाँ है, बाकी दोनों वरों की शक्तियां पूरी तरह से व्यर्थ थी। वो कहाँ जाते, किसे ढूंढते? तो ज्ञान ने उन्हें एक दिशा दी, एक लक्ष्य दिया। वो स्ट्रैटेजिस्ट था। ठीक है, तो अब टीम को पता चल गया कि जाना कहाँ है। जी। लेकिन विंध्याचल पर्वत दूर था और हर पल कीमती था, और यही दूसरा वर सामने आता है। वही जिसके पास वो जादुई रथ था। हाँ, वो कहता है चिंता मत करो, मेरे रथ पर चलिए, जरा सी देर में पहुंच जाएंगे। ये है साधन, मतलब रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी। ज्ञान तो था, लेकिन उस ज्ञान पर अमल करने के लिए मंजिल तक पहुंचने का माध्यम भी जरूरी था। बिल्कुल। इस रथ के बिना वे शायद पहुंचते, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती। तो साधन ने ज्ञान को गति दी। और फिर आता है तीसरा वर, जो एक महान धनुर्धर था। जब वे विंध्याचल पहुंचते हैं, राक्षस सामने होता है। तब वो तीसरा वर कहता है, मैं शब्द भेदी तीर चलाना जानता हूँ। अच्छा। अंधेरे में भी सिर्फ आवाज सुनकर निशाना लगा सकता हूँ। मैं इस राक्षस को मार गिराऊंगा। और ये है कौशल और प्रत्यक्ष कार्रवाई, मतलब स्किल एंड एक्शन। ज्ञान और साधन आपको दुश्मन के दरवाजे तक खड़ा कर सकते हैं, लेकिन अंत में लड़ाई जीतने के लिए वीरता और कौशल की ही जरूरत पड़ती है। उस तीसरे वर ने सीधे खतरे का सामना किया, उसने रिस्क लिया, और वो धनुर्धर राक्षस पर तीर चलाकर उसे मार गिराता है और कन्या को बचा लेता है। बहुत बढ़िया। तो एक असाधारण टीम वर्क से महादेवी को बचा लिया गया। ज्ञानी ने रास्ता दिखाया, रथ वाले ने पहुंचाया और धनुर्धर ने बचाया। संकट टल गया। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। बिल्कुल, समस्या हल हो गई, पर सवाल अब भी वहीं का वहीं था, कन्या का विवाह किससे होगा? यही बेताल की कहानियों की खूबी है। वो एक साहसिक कथा सुनाते हैं और फिर अंत में एक ऐसा नैतिक सवाल खड़ा कर देते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे। ये सिर्फ कहानी नहीं, एक केस स्टडी है। बिल्कुल। तो बेताल, जो ये कहानी राजा विक्रमादित्य को सुना रहा था, वो पूछता है, हे राजन, अब आप बताओ, वो लड़की उन तीनों में से किसको मिलनी चाहिए? मुश्किल सवाल है। बहुत मुश्किल। तीनों ने मिलकर जान बचाई, हक तो तीनों का बनता है। निश्चित रूप से। और ये इस कहानी का सार है। ये सवाल सिर्फ विवाह का नहीं है, बल्कि ये पूछ रहा है कि हम किस योगदान को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। क्या हम ज्ञान को सबसे बड़ा माने, या साधन को, या फिर उस वीरतापूर्ण कार्य को जिसने अंत में परिणाम दिया? और राजा विक्रमादित्य का जवाब बहुत सीधा, बहुत स्पष्ट और निर्णायक था। उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, जिसने राक्षस को मारा, कन्या उसको मिलनी चाहिए। अच्छा, और जब बेताल ने कारण पूछा होगा तो राजा ने क्या तर्क दिया? राजा ने कहा, क्योंकि असली वीरता तो उसी ने दिखाई, बाकी दो ने तो सिर्फ मदद की। मदद की, ये एक बहुत मजबूत बयान है। हाँ, राजा ने बाकी दोनों के योगदान को सहायता की श्रेणी में रख दिया, सपोर्टिंग रोल में डाल दिया। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो राजा का न्याय वीरता और प्रत्यक्ष कार्रवाई को सर्वोच्च मानता है। उनके अनुसार ज्ञान और साधन सहायक की भूमिका में थे। असली हीरो वो था जिसने सीधे खतरे का सामना किया। एक मिनट, लेकिन क्या ये फैसला थोड़ा ज्यादा सरल नहीं है? मेरा मतलब है, जिसने राक्षस को मारा वो हीरो है, ठीक है, लेकिन क्या ज्ञान के बिना वो जान भी पाता कि जाना कहाँ है? बहुत वाजिब सवाल है। क्या राजा का न्याय ज्ञान के योगदान को कम नहीं आंक रहा? आज के समय में तो हम कहते हैं नॉलेज इज पावर। आपका सवाल बिल्कुल सही है, और यही इस कहानी को इतना प्रासंगिक बनाता है। राजा का फैसला उस युग के मूल्यों को दर्शाता है, जहां शौर्य को शायद सबसे ऊंचा स्थान दिया जाता था। लेकिन अगर हम आज के स्टार्टअप कल्चर में यही सवाल पूछें तो जवाब अलग हो सकता है। कैसे? सोचिए, एक फाउंडर है जिसके पास एक ब्रिलियंट आइडिया है, यानी ज्ञान। एक इन्वेस्टर है जो उसे $1 मिलियन की फंडिंग देता है,
यानी साधन, और एक सीईओ है जो उस आइडिया को एग्जीक्यूट करके, मतलब उस पर कार्य करके कंपनी को सफल बनाता है। तो सफलता का श्रेय किसे देंगे? हाँ, क्या सारा श्रेय सीईओ को दे देंगे क्योंकि उसने एक्शन लिया, या आइडिया देने वाले को, या फिर उस इन्वेस्टर को जिसके बिना कुछ भी संभव नहीं था? सही बात है। ये कहानी असल में वैल्यूएशन का एक प्राचीन सवाल है कि किस योगदान का कितना मूल्य है। और इस पूरी बहस में हम एक बहुत जरूरी इंसान को तो भूल ही रहे हैं। किसे? महादेवी को। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। इस पूरी कहानी में महादेवी एक वस्तु की तरह है। पहले 3 लोग उस पर अपना हक जता रहे हैं, फिर राक्षस उसे उठा ले जाता है और अंत में राजा फैसला सुनाते हैं कि उसे किसे मिलना चाहिए। किसी ने भी एक बार भी महादेवी से नहीं पूछा कि वो क्या चाहती है। सही बात है। क्या उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं थी? ये भी उस युग के समाज पर एक बहुत बड़ी टिप्पणी है। निश्चित रूप से। ये कहानी हमें ये भी लिखाती है कि न्याय की हमारी धारणा समय के साथ कैसे बदलती है। आज अगर ऐसा मामला किसी अदालत में आए तो सबसे पहला सवाल यही होगा कि लड़की क्या चाहती है। लेकिन उस कहानी में वो किरदार लगभग मूक है। तो इस कहानी ने हमें एक पिता की चिंता से लेकर एक बड़े धर्म संकट तक का सफर कराया और अंत में एक ऐसे फैसले पर लाकर छोड़ा जो वीरता के महत्व को सबसे ऊपर रखता है। हाँ, ज्ञान की नींव पर साधन के रथ पर बैठकर वीरता ने विजय प्राप्त की। लेकिन ये विजय अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई। ये कहानी हमें आज के संदर्भ में भी बहुत कुछ सिखाती है। किसी भी सफल प्रोजेक्ट में अलग अलग भूमिकाओं का क्या मूल्य होता है, इस पर यह सोचने को मजबूर करती है। हम अक्सर उस व्यक्ति को नायक मान लेते हैं जो अंत में फीता काटता है, जो स्पॉटलाइट में होता है। हाँ, लेकिन हम उस स्ट्रैटेजिस्ट को भूल जाते हैं जिसने महीनों तक कमरे में बंद रहकर योजना बनाई। राजा का फैसला एक तरह का जवाब देता है, लेकिन यह बहस आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। और इसी के साथ हम इस चर्चा के अंत में पहुंचते हैं। राजा का जवाब सुनकर बेताल वापस पेड़ पर जा लटका, लेकिन वो अपने पीछे हमारे लिए एक गहरा सवाल छोड़ गया। सोचने वाली बात यह है कि अगर उन तीनों में से कोई एक भी पीछे हट जाता तो क्या कन्या बच पाती? जवाब है नहीं। नहीं, कभी नहीं। राजा में वीरता को चुना, लेकिन क्या ज्ञान और साधन के बिना वीरता सफल हो सकती थी? ये कहानी हमें टीम वर्क का महत्व तो सिखाती है, लेकिन साथ ही ये सवाल भी उठाती है कि हम एक टीम में अलग अलग योगदानों को कैसे मापते हैं और कैसे पुरस्कृत करते हैं। तो इस चर्चा को हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार के साथ समाप्त करते हैं। अगर इस बचाव अभियान के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठने का मौका मिले तो सफलता का श्रेय कैसे बांटा जाएगा? अच्छा सवाल है। क्या राजा विक्रमादित्य की तरह सारा श्रेय और इनाम उस धनुर्धर को मिलेगा जिसने आखिरी तीर चलाया, या तीनों के योगदान को बराबर माना जाएगा? इसका जवाब इस बारे में बहुत कुछ बताएगा कि असल में किस चीज को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है।